नागरिकता कानून पर गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। नागरिकता कानून के लिए जन जागरण अभियान के तहत गृहमंत्री जोधपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने कांग्रेस पर नागरिकता कानून पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। अमित शाह ने साफ किया कि नागरिकता कानून में नागरिकता लेने का कोई प्रावधान नहीं है। अमित शाह ने यह भी कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक पर अत्याचार हो रहा है और यह कानून वहां से भारत में शरण लेने आए हिंदुओं, ईसाइयों और सिखों को नागरिकता देने का कानून है। अमित शाह ने राहुल गांधी को नागरिकता कानून पर चर्चा करने की चुनौती भी दी। देश भर की जनता को कहना चाहता हूं कि जो नागरिकता संशोधन कानून है, सीएए है, इस सीएए के अंदर, ये एक्ट के अंदर कहीं पर भी किसी की नागरिकता लेने का प्रावधान ही नहीं है, सिर्फ नागरिकता देने का प्रावधान। और आप लोगों को गुमराह करें। मित्रों, क्या है सीएए? नागरिकता संशोधन कानून क्या है? मैं आज इस विशाल जनसभा के माध्यम से पूरी राजस्थान की जनता को बताने आया कि नागरिकता संशोधन कानून इस लोगों के लिए है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, क्रिश्चियन भाई जो प्रताड़ित होकर यहां पर आए हैं, उनको नागरिकता प्रदान करने के लिए कानून। मैं देख रहा हूं आप बोर्ड ऊपर ऊपर कर बता रहे हैं कि इससे आपको नागरिकता मिलने वाली है। आप डरिए मत, ये सारी की सारी पार्टियां एक हो जाए, भारतीय जनता पार्टी सीएए में 1 इंच भी वापस नहीं आने वाली। आपकी नागरिकता को कोई नहीं रोक सकता। जितना भ्रम फैलाना है फैलाए, जितना गुमराह करना है करें। हम भी परिश्रम करेंगे, हम लोगों के पास जाएंगे, युवाओं के पास जाएंगे, माइनॉरिटी के पास जाएंगे और बताएंगे इसमें आपकी नागरिकता को कोई लेन देन नहीं है। ये मेरे शरणार्थी भाई आए हैं, उनको नागरिकता देंगे। मित्रों, मैं आज देश की जनता को कहना चाहता हूं, धर्म के आधार पर देश का बंटवारा नहीं होना चाहिए, भारत माता के टुकड़े नहीं होने चाहिए। किसने करे? कांग्रेस पार्टी जवाब दे। ये फैसला कांग्रेस पार्टी ने करा था कि इस देश का धर्म के आधार पर बंटवारा होगा। क्यों आयोजन करना पड़ा? क्या बुरा है? क्यों इसका विरोध हो रहा है? क्योंकि जिनको आदत पड़ गई है वोट बैंक की राजनीति करने की, एक कांग्रेस पार्टी ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ, सीएए के खिलाफ एक दुष्प्रचार का अभियान शुरू किया और उस दुष्प्रचार के अभियान के अंदर देश की जनता, कई युवा गुमराह हुए और एक कानून के खिलाफ प्रदर्शन हुए। तब हमने तय किया कि लोकतंत्र है, 4 लोग अपनी स्वार्थ के लिए भारत माता के और भारत माता के सपूतों के, मेरे शरणार्थी भाइयों बहनों के हितों के खिलाफ अगर जाते हैं तो हम भी जनता के पास जाएंगे और जन जागरण करेंगे। और इस सीएए कानून के लिए, नागरिकता संशोधन कानून के लिए हम देश की जनता के सामने हमारा पक्ष लेकर जाएंगे। मित्रों, आज कांग्रेस, ममता दीदी, एचपी, बीएसपी, ये केजरीवाल एंड कंपनी, ये कम्युनिस्ट, ये सारे विरोध कर रहे हैं और ये सारी पार्टियों को मैं आज चुनौती देने आया हूं। आप कहते हो कि इससे देश के अंदर अल्पसंख्यकों का नागरिकता चली जाएगी। राहुल बाबा, कानून पढ़ा है तो कहीं पर भी चर्चा करने के लिए आ जाओ, और नहीं पढ़ा है तो मैं इटाली में भी इसका अनुवाद कर आपको भेज देता हूं, इटाली की भी भाषा।
वहीं पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में नागरिकता कानून के विरोध में भारी प्रदर्शन हो रहा है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी अपने समर्थकों के साथ सड़क पर उतर गई हैं। इस कानून का ममता बनर्जी लगातार विरोध कर रही हैं और इसे वापस लेने की मांग केंद्र की मोदी सरकार से कर रही हैं। हम लोग अगर कोई बात कहते हैं तो कहते हैं सब पाकिस्तान हो जाओ, पाकिस्तान में चला जाओ। ये कोई बात हुआ है? हमको आज हमारा दिल में एक क्वेश्चन है। मैं नरेंद्र मोदी जी को इज्जत करते हैं, प्राइम मिनिस्टर को मानते, लेकिन हम उनको एक क्वेश्चन हम पूछते हैं, अगर हमारा देश इतना बड़ा देश है, हमारा लोकतंत्र इतना बड़ा लोकतंत्र है, तो आप क्यों पाकिस्तान से हमारा देश को कंपेयर करते हैं? आपको शर्म नहीं लगता है? आपका शर्म नहीं लगता है? आप क्या पाकिस्तान का एम्बेसडर बन गया? क्या आपको पाकिस्तान का एम्बेसडर बनाया कि हर तरफ हर रोज पाकिस्तान को ग्लोरीफाई कर रहा है? आप हिंदुस्तान को बात करो, पाकिस्तान को बात मत करो। और इधर नागरिकता संशोधन कानून पर सरकार और विपक्ष में घमासान जारी है। नागरिकता कानून के खिलाफ दिल्ली में आज भी प्रदर्शन हो रहा है। नागरिकता संशोधन कानून एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ आज दोपहर को मंडी हाउस पर मार्च शुरू हो गया। महिलाओं के नेतृत्व में मंडी हाउस पर दोबारा कई संगठन इकट्ठा हुए। इनमें वामपंथी संगठन से जुड़े लोग और महिला संगठन भी हैं। प्रदर्शनकारियों ने नागरिकता कानून, एनआरसी और एनपीआर पर सरकार की नीयत पर सवाल खड़े किए। सावित्रीबाई फुले की जयंती के मौके पर यह प्रदर्शन करने की बात कही जा रही है। प्रदर्शनकारियों का ये मार्च अगर शांतिपूर्ण रहा तो आज शाम 5 बजे जंतर मंतर ये पहुंचेगा। क्रिसमस और न्यू ईयर के दौरान विरोध प्रदर्शनों का दौर थम गया था, लेकिन अब फिर से दिल्ली के कुछ हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। हालांकि जामिया इलाके में धरना और विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। चल रहा है मंडी हाउस से जो निकल पड़ा है जंतर मंतर के लिए। इसमें खास तौर से लेफ्ट के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो हैं, तमाम यूनिवर्सिटी के छात्र हैं और एक जो खास बात है एलजीबीटी समुदाय के लोग भी हैं। और ये प्रदर्शन सिर्फ सीएए या एनआरसी नहीं, संविधान बचाने के नाम पर भी हो रहा है कि संविधान खतरे में है और इसलिए उसको बचाना जरूरी है। सबसे पहले आज जो लोग यहाँ पर हैं उनसे हम बात करते हैं। किस बात को लेकर आप लोगों का प्रोटेस्ट चल रहा है? जी बताइए, किस बात को लेकर आप लोगों का प्रोटेस्ट चल रहा है? किस बात को लेकर आप लोगों का प्रोटेस्ट चल रहा है? एनआरसी, सीएए सबके खिलाफ हमारा प्रोटेस्ट चल रहा है। आप ये बताइए, आप तो स्टूडेंट है, आप लोगों की डिमांड क्या है? ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट हटाए, यही हमारी डिमांड है। कॉन्स्टिट्यूशन बचाने की बात आप लोग कर रहे हैं। क्या सिर्फ ये जो आपका प्रदर्शन है एनआरसी या सीएए को लेकर या और भी मुद्दे आपके हैं? और भी बहुत मुद्दे हैं। ये जो पुलिस बच्चों पे अटैक कर रही है ना, हमें टेररिस्ट की तरह ट्रीट करके, सबके खिलाफ है ये देखिए, तो जो बच्चों पर हाल के दिनों में जो जिस तरह से पुलिस का लाठीचार्ज हुआ, उसको लेकर के भी लोगों के अंदर रोष है, उसको भी लोग प्रकट कर रहे हैं। और जरा एक बार जरा ये देखिए, बैनर की तरफ मैं आपको दिखाता हूँ, नॉर्थ ईस्ट यूनाइट्स फॉर जस्टिस एंड पीस और सीएए के और एनआरसी के खिलाफ फ्री अखिल गोगोई को फ्री करने की मांग को लेकर के ये लोग यहाँ पर बैनर लेकर के चल रहे हैं। आगे देखिए, अगर आपको मैं दिखाऊं तस्वीरों में, सावित्रीबाई फुले जय। तो एक तरह से ये तमाम जो आउटफिट हैं, छात्र संगठन है, वो लोग भी प्रदर्शन कर रहे हैं। उनसे भी बात करेंगे, कोशिश करेंगे। आप क्या चाहते हैं, क्या डिमांड आप लोगों की? मेरी ये डिमांड है कि जितनी जो ये बहाना लगा रहे हैं कि हम परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज को बचाना चाहते हैं, तो असल में आप बचाना चाहते हैं तो फिर 3 मुस्लिम माइनॉरिटीज हैं, उनको भी इंक्लूड किया जाए सीएए एनआरसी में। और कोई धर्म की वजह से सिर्फ वो मुसलमान है इसलिए उनको निकाल दिया जाए, ये ऐसा आप कैसे कर सकते हैं? दुनिया के बड़े देश ऑस्ट्रेलिया में पिछले 4 महीनों से भयंकर आग लगी हुई है। 50 लाख हेक्टेयर में फैली ये आग शांत होने का नाम नहीं ले रही। आग से 1200 घर जलकर खाक हो चुके हैं, सैकड़ों जानवर जान गंवा चुके हैं और 18 लोग बेमौत मारे जा चुके हैं। धधक रहा है एक देश, लपटों में घिरते जा रहे हैं प्रदेश। सूना होता जा रहा है शहर। सहम उठी है सरकार।
They will be subject to forced evacuations, road closures, road openings, and anything else we need to do as a state to keep our residents safe. And क्योंकि 4 महीने से अग्निकुंड बना हुआ है ऑस्ट्रेलिया। ये शोले ऑस्ट्रेलिया के एक बड़े हिस्से में पिछले 4 महीने से भड़के हुए हैं। आग हर रोज एक नए हिस्से में फैलती है और सब कुछ खाक करने के बाद नए इलाके को अपने शिकंजे में ले लेती है। इस तरह ऑस्ट्रेलिया पिछले 4 महीने से ऐसे ही धधक रहा है। Victoria is experiencing some very significant bushfires across most of eastern Victoria as we speak. We have over 50 fires on our books at the moment, and they are quite significant fires. The other issue that we do have at the moment is we're anticipating some very significant fire weather coming into the weekend and on Saturday. आग की लपटों की शुरुआत तो जंगलों से हुई थी, लेकिन अब आग रिहायशी इलाकों में पहुंच चुकी है, जिससे पूरा ऑस्ट्रेलिया सहमा हुआ है। कुदरत का सबसे बड़ा कहर ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स पर टूटा है, जिसकी राजधानी सिडनी है और यह शहर ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में है। ऑस्ट्रेलिया में आग की शुरुआत सितंबर 2019 में हुई, जब न्यू साउथ वेल्स के जंगलों में शोले भड़के। आग पर जब तक काबू पाया जाता, लपटें शहर और गांव तक पहुंच गई। उसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ है, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी तट पिछले 4 महीने से लपटों से घिरा है। आग अब तक 50 लाख हेक्टेयर में फैल चुकी है, जिसकी वजह से 18 लोगों की मौत हो चुकी है और 1200 घर जलकर खाक हो चुके हैं। जानलेवा हो चुकी आग से बचाने के लिए हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है। आग अब तक हजारों आशियाने उजाड़ चुकी है। लपटों के इस खौफनाक रूप को देखकर ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह डरा हुआ है। जो इलाके जलकर खाक हो चुके हैं, वहां के लोग पहले ही कैंप में पहुंच चुके हैं। अब उन इलाकों से भी लोग घर छोड़कर भाग रहे हैं, जहां आग की लपटें फैलती जा रही हैं। Work in a museum and I thought the conditions would be fine inside, but they're not really. It's still pretty awful. I feel very irritated in my nose and in my mouth, so that's why I decided to use the mask. आग पर काबू पाने में पूरी ऑस्ट्रेलिया सरकार लगी हुई है, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी इस पर लगाम नहीं लग पा रहा। जबकि आग को काबू में करने के लिए फायर ब्रिगेड के कर्मचारी जमीन पर आग बुझाने का काम तो कर ही रहे हैं, आसमान से भी आग को बुझाने की कोशिश जारी है। दर्जनों हेलीकॉप्टर आग बुझाने के काम में पिछले 4 महीने से लगे हुए हैं। It had got to a point where it was too dangerous to remain in the vehicle. It was right on my window. The side of my truck got melted. जमीन से लेकर आसमान तक से आग बुझाने की कोशिश हो रही है। इसके बावजूद शोले नहीं रुक रहे। इसलिए सरकार ने आपातकाल का ऐलान किया। आपातकाल की भी मियाद पूरी हो गई, लेकिन आग काबू में नहीं आई तो मजबूर होकर प्रशासन को आपातकाल की मियाद बढ़ानी पड़ी। We will be declaring a state of emergency from 9 a.m. tomorrow. That will last 7 days. The reason why we're doing it tomorrow, ahead of Saturday, is to make sure that Commissioner Fitzsimmons and all of the emergency personnel, all of our agencies, all organisations know that from tomorrow they will be subject to forced evacuations, road closures, road openings. आग के बढ़ते कहर को देखते हुए सैलानियों को भी बहुत से इलाकों से निकाला जा रहा है। प्रशासन ने उनके लौटने के लिए अलग से इंतजाम भी किए हैं। ऑस्ट्रेलिया प्रशासन की ओर से जारी फरमान में कहा गया है कि न्यू साउथ वेल्स के आग प्रभावित इलाकों को सैलानी तुरंत खाली कर दें। सरकार ने 250 किलोमीटर के इलाके को खतरनाक घोषित किया है और सैलानियों से कहा है कि वो 24 घंटे के अंदर इन इलाकों से बाहर निकल जाएं। We also know that there are a lot of tourists on the move, and allowing us to declare the state of emergency from tomorrow morning will allow us to ensure that we can provide safe access to roads when we need to. We can also provide safe access to and from destinations, as we have been encouraging people to move back home to travel safely ahead of what will be very difficult circumstances on Saturday. आग की चपेट में आने से अब सैकड़ों एकड़ जंगल जलकर राख हो चुके हैं। यही नहीं, आग की वजह से आसपास के इलाकों का तापमान भी बढ़ गया है, जिससे आग और भड़क रही है। लेकिन सवाल ये कि ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग को
4 महीने बाद भी बुझाया क्यों नहीं जा सका? ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स के जंगलों की हरियाली इस आग से राख बनती जा रही है। 70 फीट ऊंची आग की लपटें काबू से बाहर हैं। इसी वजह से 2500 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर न्यूजीलैंड का नीला आसमान तक धुएं से पीला पड़ गया है। ऑस्ट्रेलिया पर टूटा कुदरत का कहर। 4 महीने से आफत बनकर बरस रही है आग। जमीन से उठ रही है 70 फीट ऊंची लपटें। पूरे देश में फैल चुकी है दहशत। ऑस्ट्रेलिया का न्यू साउथ वेल्स पिछले 4 महीने से जल रहा है। लाख कोशिशों के बावजूद भी आग बुझने का नाम नहीं ले रही। Everything's gone. We've lost everything in here. It's devastating for everybody here. In our street, there's only 4 houses left standing. We saw the flare-ups in the distance, and within a minute, it was on top of us coming over the hill. Yes, Echo 95. We are retreating from this area. We've got right on from this now. आग कितनी भयानक है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आग की लपटें जमीन से 70 फीट ऊंचाई तक उठ रही हैं। और इस आग की वजह से पूरे ऑस्ट्रेलिया का तापमान बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी वजह से आग तेजी से फैल रही है और इसे काबू करने में भी मुश्किल आ रही है। So the fire crews are focused at the moment on doing everything they can to prepare these communities for the coming period of warm weather on the Friday and Saturday, and also to allow the emergency services to get access to the communities that are isolated. आग के आगे ऑस्ट्रेलिया किस कदर लाचार हो चुका है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पिछले 4 महीने में ये आग कम होने के बजाय बढ़ती चली जा रही है। एक छोटे से इलाके से शुरू हुई आग अब लाखों हेक्टेयर में पहुंच चुकी है। आग की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के आसपास हुई थी। इसके बाद आग न्यू साउथ वेल्स के पूर्वी तट पर उत्तर और दक्षिण दोनों ओर बढ़ी। कुछ ही दिनों में आग ने न्यू साउथ वेल्स के पूर्वी तट को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद आग विक्टोरिया प्रांत में भी फैल गई। इस तरह आग से ऑस्ट्रेलिया का पूरा पूर्वी तट और दक्षिणी तट का कुछ हिस्सा अब जल रहा है। So we have the opportunity today to potentially move about 500 people out of Malakuta. The interesting thing about it at the moment is some people may not want to leave. पिछले 4 महीनों से लगी आग की वजह से ऑस्ट्रेलिया का 50 लाख हेक्टेयर का इलाका खाक हो चुका है। हजारों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। इसके बाद भी मुसीबतें कम नहीं हुई। आग की वजह से 50,000 घरों में बिजली गुल हो चुकी है। बढ़ती आग की वजह से लोगों को बार-बार ठिकाना बदलना पड़ रहा है, जिससे लोग काफी परेशान हो गए। यही वजह है कि अब इमरजेंसी सर्विसेज के कर्मचारियों को लोगों को समझाना मुश्किल हो रहा है। अब अफसरों को यह समझाना पड़ रहा है कि लोग सरकार के निर्देशों को जरूर मानें। It is your responsibility to listen to those emergency service personnel, to do what they tell you, but to be prepared and to act now. This is not she'll be right sort of moment. This is a serious situation as we get into the weekend. It is imperative. It is imperative that you look after yourselves. Your responsibility is to look after yourselves and your families, and you owe it. ऑस्ट्रेलिया में फैली आग का सबसे हैरान करने वाला पहलू ये है कि जमीन से लेकर आसमान तक इसे बुझाने की कोशिश हो रही है। इसके बाद भी आग बुझने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त गर्मी का मौसम है। गर्मी की वजह से जंगल सूखे हुए हैं। सूखे जंगलों में आग तेजी से फैल रही है। आग की वजह से तापमान और बढ़ गया है, जिससे दमकल कर्मियों को काफी मुश्किल आ रही है। आग की वजह से ऑस्ट्रेलिया के कई इलाकों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। ये आग कितनी खौफनाक हो गई है, इसका अंदाजा आप न्यूजीलैंड से आई इन तस्वीरों से भी लगा सकते हैं। न्यूजीलैंड से ऑस्ट्रेलिया की दूरी 2000 किलोमीटर से ज्यादा है। आग की वजह से न्यूजीलैंड का आसमान पीला पड़ चुका है। इन दो तस्वीरों को देखिए। यह तस्वीर न्यूजीलैंड की है। पहली तस्वीर इन दिनों की है जिसमें आसमान पीले रंग का नजर आ रहा है, जबकि दूसरी तस्वीर उन दिनों की है जब मौसम साफ रहता है। ऑस्ट्रेलिया में बढ़ती आग से परेशान लोगों ने अब समंदर के किनारे शरण लेनी शुरू कर दी है। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने एक बार फिर 7 दिन का आपातकाल घोषित कर दिया है, लेकिन ये कोई नहीं बता पा रहा कि आग पर कब तक काबू पाया जा सकेगा। ऐसे में अब सारी उम्मीद बारिश पर टिकी है।
ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में के जंगल में लगी आग के खतरनाक होने के बाद वहां तीसरी बार इमरजेंसी का ऐलान करना पड़ा। मौसम विभाग ने जंगल में लगी आग के अगले कुछ दिनों में और भी खतरनाक होने की आशंका जताई, जिसके बाद तेजी से फैल रही आग के घनी आबादी वाले इलाके की तरफ बढ़ने का खतरा भी बढ़ गया है। दमकल कर्मी आग को किसी तरह रिहायशी इलाके से दूर रखने के लिए जूझते नजर आए, लेकिन आग लगातार फैलती रही। आग से घिरने की वजह से कई इलाकों का संपर्क कट गया, लोगों तक मदद पहुंचानी भी मुश्किल हो गई। हालात खतरनाक होता देख वहां एक बार फिर इमरजेंसी लगाने का ऐलान किया गया। आग से लोगों को खतरा पैदा हो गया है और इसलिए उन्हें 24 घंटे के अंदर इलाका खाली करने की चेतावनी भी दी गई है। ऑस्ट्रेलिया में आग की चपेट में आने से अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज डेविड वार्नर ने अपने इंस्टाग्राम पर ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी भीषण आग की एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि वो इस आग को देखकर हैरान है और ऐसे संकट से निकालने में जी जान से जुटे दमकल कर्मी असली हीरो हैं। वार्नर ने सोशल नेटवर्किंग साइट पर लिखा कि मेरी संवेदनाएं दमकल कर्मियों के साथ हैं, हम हर एक दमकल कर्मी के साथ हैं, वो असली हीरो हैं और हमें उन पर गर्व है। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी भीषण आग से लोगों में सरकार के लिए गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। न्यू साउथ वेल्स में प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन इलाके के लोगों से मिलने पहुंचे, जहां एक महिला ने ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री से शुरुआत में हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। इस दौरान महिला ने आग से प्रभावित लोगों के लिए और फंड दिए जाने की मांग की। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग विकराल हो चुकी है। इस आग में राजगुप्ता नाम के भारतीय ने अपना घर तक गंवा दिया है। हालांकि इसके बावजूद राजगुप्ता आग से प्रभावित लोगों की मदद कर रहे हैं और आग फैलने के खतरे के बीच लोगों को दवा मुहैया कराने के लिए अपनी दुकान खोल रहे हैं। My patients come to me and they said that not only the house and their belongings, they've lost their medicine and they even don't have any documentation to prove what they were taking. In most cases we know them and we can help them out. Come down to see what was open and I'd run out of my medication and he's open in the dark and apparently he's lost his home and he's still serving people. It's just astounding. राजस्थान के कोटा में बच्चों की मौत पर सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। बच्चों की मौत के खिलाफ कोटा के अस्पताल के बाहर बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। इस दौरान हंगामा कर रहे लोगों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। अपनी गंदी राजनीति बंद करें। बीजेपी वाले राजनीति में बहुत बीजेपी वाले गंदी राजनीति बंद करें। चल उधर बीजेपी के ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं इस वक्त। और इस वक्त देखिए कि किस तरीके से लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बीजेपी और कांग्रेस के दोनों लोग हैं। इस वक्त कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर वो हंगामा कर रहे हैं। दोनों के कार्यकर्ता बीजेपी और कांग्रेस के इस वक्त कोटा के अस्पताल के अंदर और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हंगामा बवाल काट रहे हैं यहाँ पर। और ये तस्वीरें देखिए कि लगातार अस्पताल में हंगामे के बाद में जो परिजन हैं, तमाम लोग हैं, उनको एक तरफ किया गया। बीजेपी के कार्यकर्ता उनको एक तरफ कर दिया गया। बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता दोनों को यहाँ से भिड़ने की पुलिस कोशिश कर रही है रोकने की। भवानी सिंह हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। भवानी, आखिरकार ये वजह क्या रही जब ये दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़े हैं, जबकि आज स्वास्थ्य मंत्री भी वहां पर पहुंचने वाले थे? देखिए, जिस वक्त स्वास्थ्य मंत्री आए उसी दौरान हंगामा हुआ था। ये पहले से बीजेपी का प्री प्लान था। सुबह भी उन्होंने जब अस्पताल में पहुंच गए थे तब पुलिस ने उनको डिटेन किया, 10 लोगों को और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बाहर किया था। आज कुछ जिस वक्त रघु शर्मा पहुंचे उसी दौरान बीजेपी कार्यकर्ता आ गए और हंगामा करने लगे कि रघु शर्मा से इस्तीफा मांगने लगा। कहा स्वास्थ्य मंत्री लापरवाही के लिए इस्तीफा दो। तब कांग्रेस के कार्यकर्ता आगे उनसे और भिड़ गए। दोनों आपस में गुत्थमगत्ता हो गए। पुलिस ने उनको छुड़ाया और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को यहाँ से बाहर किया। लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार ये आरोप लगाते रहे कि बीजेपी राजनीति कर रही है और पूरे अस्पताल के अंदर मौतों का पूरा सियासी मसला बना रही है। उसको लेकर काफी देर तक बवाल काटा दोनों। मासूमों की मौत पर इसी तरह के सियासी झड़प को हम देख सकते थे। इसके अलावा तो सियासतदानों से कुछ हो नहीं सकता। अगर हो पाता तो शायद ये बच्चे आज जिंदा होते। शुक्रिया भवानी। गृह मंत्री अमित शाह ने कोटा के अस्पताल में बच्चों की मौत पर राजस्थान सरकार को नसीहत दी है। आपके घोषणा पत्र के एक धारा को उठाकर उसका अमल कर दिया है और आप विरोध कर रहे हो।
ये सब बाद में करिएगा। कोटा में जो बच्चे हर रोज मर रहे हैं ना, इसकी एक बार चिंता कर लीजिए। माताओं की हाय लग रही है, माताओं का हाय लग रहा है। और दिल्ली के दरबार के सामने इतना मत झुकी। जोधपुर आपका जिला है, हजारों की संख्या में जो शरणार्थी बैठे हैं ना, आपको पूछना चाहते हैं कि भला हमारा क्यों विरोध करे हो गहलोत जी, हमारा क्यों विरोध करे। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है राजस्थान के कोटा से, जहां सरकारी अस्पताल में बच्चों की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। दिसंबर से अब तक 104 बच्चों की मौत के बाद आज सूबे के स्वास्थ्य मंत्री अस्पताल के दौरे पर जा रहे थे। यहां उनके पहुंचने से पहले अस्पताल में ग्रीन कारपेट बिछाया गया, लेकिन जैसे ही न्यूज 18 इंडिया पर यह खबर चली, फौरन अस्पताल के बाहर से ग्रीन कारपेट हटा लिया गया। इस पूरे मामले में प्रशासन के असंवेदनशील रवैये की पोल खोल दी है। सवाल उठता है कि जहां मासूम बच्चों की मौत से हाहाकार हो, जहां बच्चों की मौत के लिए अस्पताल को जिम्मेदार ठहराया जा रहा हो, जहां अस्पताल में बच्चों की देखभाल और जान बचाने के लिए उपकरणों की कमी सामने आने के दावे किए जा रहे हों, वहां स्वास्थ्य मंत्री के स्वागत के लिए ग्रीन कारपेट बिछाने की कोई कल्पना भी कैसे कर सकता है? क्या अस्पताल प्रबंधन का ये रवैया बच्चों की मौत का मजाक नहीं उड़ाता दिख रहा? कोटा के जेके लोन अस्पताल की बच्चों की आईसीयू के अंदर है। उसी आईसीयू के अंदर जहाँ ये लगातार सवाल खड़े होते आ रहे हैं कि हॉस्पिटल के अंदर व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, वार्मर ठीक काम नहीं कर रहे हैं, और जो बच्चों की लगातार मौतें हो रही है उसको लेकर सवाल खड़े करें। अब बच्चा आपका है? पिळायची शिकायचं पीलिया की शिकायत है? अरे ते काही नाम जे ये भी टाइट पाइट भी ये भी हो गया नमूनिया भी। निमोनिया कब से भर्ती है? वो ये 1 तारीख से। 1 तारीख से? हाँ। तो ये 1 तारीख से वार्मर काम कर रहा है या अब कर रहा है? ये तो कर रहा था काम 1 तारीख से। 1 तारीख से। 1 तारीख से कर रहा है। हाँ। तो ये दिक्कतें लगातार आ रही है, वार्मर लगातार बंद क्यों हो जाते हैं, क्यों ये प्रॉब्लम आ रही है? सर अपने हीटर होता है अंदर। हाँ। तो जैसे मतलब वो हीटर होता है तो उसका एक जो फिक्स होता है कि भाई इतने, यहाँ क्या है देखो इस मतलब मशीनें कम है और ये कंटिन्यू चलते हैं अपने, यूँ मान के चलो आप लगातार कंटिन्यू चलते हैं मशीनें कम होने की वजह से, तो वो छोटी मोटी प्रॉब्लम आ जाती है सर हीटर की। वार्मर में ज़्यादातर प्रॉब्लम हीटर की आती है सर, क्योंकि कंटिन्यू उसी का काम है गर्म करने का, तो आ जाते हैं। अपने घर पर भी रूम हीटर वगैरह ये होता है, अगर अपन ज़्यादा यूज करते हैं तो प्रॉब्लम करता ही। तो ये जो दिक्कतें हैं, जो सबसे ज़्यादा जिससे पेरेंट्स जूझ रहे हैं, वो सबसे बड़ी दिक्कत है कि जो बच्चों का आईसीयू के अंदर 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। वेंटिलेटर अच्छी से काम करना चाहिए जिससे इमरजेंसी में बच्चों को बचाया जा सकते हैं, वार्मर अच्छी तरह से काम करनी चाहिए, लेकिन जो दिक्कत आ रही है सबसे ज़्यादा वो वार्मर को लेकर आ रही है कि वो ठीक से काम नहीं करें। तीसरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कि स्टाफ की अच्छा व्यवहार करे, अटेंड करे, वो सबसे बड़ी यहाँ पर परेशानी है। कोटा के जेके लोन अस्पताल के अंदर है। जेके लोन अस्पताल में चिकित्सा मंत्री कोटा पहुंच चुके हैं, अस्पताल में पहुंचने वाले हैं। उससे पहले की तस्वीरें देखिए कि पूरा अस्पताल को छावनी में तब्दील कर दिया गया। अस्पताल में बच्चों से मिलने के लिए आ रहे हैं, लेकिन पुलिस सुरक्षा इतनी कड़ी कर दी गई कि परिंदा भी पर न मार सके, चिकित्सा मंत्री से कोई मिल न सके। पूरा अस्पताल इस वक्त छावनी में तब्दील है और पेरेंट्स को दूर कर दिया गया है, जिससे कि उन तक नहीं पहुँच पाया। आखिर ये डर क्यों? एक अस्पताल के अंदर चिकित्सा मंत्री का आना उन्हीं का महकमा है, और ये यहाँ की स्थिति बताता है आपको कि कोटा के अंदर जेके लोन अस्पताल के अंदर हालात कितने तनावपूर्ण हैं। और इधर महापुरुषों पर कीचड़ उछालने की गंदी राजनीति का नया चेहरा सामने आ गया है। भोपाल में कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर में विवादित साहित्य बांटा गया है। इसमें दावा किया गया है कि हिंदू महासभा के सह संस्थापक सावरकर और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे के बीच समलैंगिक संबंध थे। वीर सावरकर कितने वीर नाम के इस बुकलेट में सावरकर से जुड़े तमाम घटनाओं, सवालों और विवादों का जिक्र है। इसमें दावा किया गया है कि ब्रह्मचर्य ग्रहण करने से पहले नाथूराम गोडसे के वीर सावरकर से समलैंगिक रिश्ते थे। इस बुकलेट में यह भी बताया गया कि वीर सावरकर जब 12 साल के थे तब उन्होंने एक मस्जिद पर पत्थर भी बरसाए थे। बुकलेट में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को नाजी और फांसीवादी संस्था बताया गया है। यह भी कहा गया है कि संघ का हिटलर के नाजीवादी और मुसोलिनी के फांसीवाद से प्रेरणा उन्हें मिलती है। इस किताब में आरएसएस और सावरकर की विचारधारा को ही देश के विभाजन के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। कांग्रेस सेवा दल का दावा है कि इस किताब में जो भी लिखा गया है वो तथ्यों के आधार पर है। मित्रों, वीर सावरकर जैसे इस देश के महान सपूत और बलिदानी क्रांतिकारी को भी कांग्रेस पार्टी वोट बैंक की लालच में विरोध कर रही है।
कांग्रेसियों, शर्म करो, शर्म करो। वीर सावरकर जैसे महापुरुष का अपमान किया और देश की जनता इस कांग्रेस पार्टी को झांक। कांग्रेस सेवा दल ने एमपी में कुछ बुकलेट्स बांटे हैं जिसपे गंभीर स्वरूप के आरोप किए हैं सावरकर जी पर, कैसे देखते हैं? देखो, सत्ता के राजनीति के तहत कांग्रेस ने आज तक सावरकर का कई बार अपमान किया है, मगर मुझे कतई उम्मीद नहीं थी कि कल उन्होंने जो घृणास्पद आरोप किए थे सावरकर जी ऊपर, वो ऐसे नीचतम हरकत करेंगे और अपने राजनीति में एक राष्ट्रीय पक्ष ऐसी हरकत करेगा, ऐसा मुझे लगा नहीं था। तो मुझे अब लगता है कि केवल इसका धिक्कार करना या निषेध करना पर्याप्त नहीं है, इसके अगेंस्ट ठोस कुछ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। हम तो कर ही रहे हैं, मगर मेरी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी से ये मांग है कि वो राष्ट्रपुरुषों की बदनामी की धारा के तहत था, ये धारा 120 की जो एक कॉन्स्पिरेसी की धारा है, कि ये तो कांग्रेस की पूरी नेशनल कॉन्स्पिरेसी, आज हर स्टेट से कांग्रेस के नेता सावरकर जी अगेंस्ट बयानबाजी कर रहे हैं। तो 120, 500, 503, 504, 505 और 506 के तहत इनके ऊपर मुकदमा दायर करें और इन्हें अरेस्ट करें। क्या इस तरह से ये देश चलेगा? और अभी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो शिवसेना कहाँ गई? वो शिवसेना और कांग्रेस की जो जुगलबंदी महाराष्ट्र में चल रही है, और एक हफ्ते पहले महाराष्ट्र विधानसभा में भारत रत्न देने का प्रस्ताव शिवसेना ने पारित किया, तो फिर कांग्रेस उसको समर्थन क्यों दे रही है? यदि वीर सावरकर ऐसे थे तो भारत रत्न का समर्थन देने वाली पार्टी के साथ वो सरकार क्यों बना रहे? यदि आप करो तो प्यार और दूसरे करें तो लफड़ा, ये केवल और केवल राजनीति है। लेकिन आगे बीजेपी क्या करेगी? भारतीय जनता पार्टी और हम व्यक्तिगत रूप से इस पर कानूनी कार्रवाई क्या हो सकती है, इस पर भी विचार करेंगे और राजनीतिक लड़ाई हम लड़ेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की गतिविधियों के बारे में कई राज्यों ने गृह मंत्रालय को जानकारी दी है। आपको बता दें, गृह मंत्रालय की तरफ से ये जानकारी मांगी गई थी कई राज्यों से, और जिन राज्यों ने जानकारी दी है गृह मंत्रालय को, उसमें उत्तर प्रदेश, केरल और असम शामिल हैं। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर जो हिंसा हुई थी उसमें पीएफआई का नाम सामने आया था, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने इन राज्यों से जानकारी मांगी थी। अमित पांडे हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अमित, किन और राज्यों से भी जानकारी मांगी गई थी? यूपी, असम, केरल की तरफ से तो जानकारी दी गई, किन किन राज्यों से मांगी गई थी जानकारी? जी, करीब 6 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने जानकारी यहाँ पर दी है। 6 से 8 राज्य हैं गृह मंत्रालय को, और बताया कि किस तरीके से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की जो गतिविधियां हैं उनके राज्य में सक्रिय हैं, कैसे उनके लोग सक्रिय हैं और किस तरीके की उनकी भूमिका रही है पिछले 2 सालों के दौरान। और इससे पहले भी लगातार खुफिया एजेंसियां, सुरक्षा एजेंसियां इस पर नजर रख रही थी, लेकिन इनकी सक्रियता और भूमिका तब प्रमुख हो गई जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर जो हिंसा भड़की थी अलग अलग राज्यों में। उसके बाद खुफिया एजेंसियों को इसके बारे में जानकारी, इस संगठन के बारे में जानकारी मिली थी। तो अब ये जो जानकारी है अपने अपने राज्य स्तर पर राज्य सरकारों ने दी है यहाँ पर केंद्र सरकार को, और अब जैसे ही सारे राज्यों से या ज्यादातर राज्यों से ये जानकारी मिलेगी उसका आकलन करेगी केंद्र सरकार, और उसके बाद भी आगे का फैसला लिया जाएगा इसमें। जी, तो पीएफआई की गतिविधियों को लेकर गृह मंत्रालय की तरफ से जानकारी मांगी गई थी। उत्तर प्रदेश, असम, केरल ने जानकारी दी है। 6 राज्यों से इस बाबत जानकारी मांगी गई थी। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने अवैध कॉलोनियों को नियमित करने का काम शुरू कर दिया है। अनियमित कॉलोनियों की रजिस्ट्री शुरू हो गई है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 20 लोगों को रजिस्ट्री के कागज सौंपे। आज जिन लोगों को रजिस्ट्री के कागजात सौंपे गए वो सभी रोहिणी विधानसभा क्षेत्र के सूरज पार्क और राजा विहार कॉलोनी के रहने वाले हैं। जो 20 लाभार्थी बहन भाई हमारे हैं जिनको कन्वेंस डीड और रजिस्ट्री के कागज दिए गए हैं, उनके डिटेल्स मेरे पास हैं। और जैसे मैंने पहले बोला, आने वाले दिनों में हम और भी जो इन अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में हमारे नागरिक रह रहे हैं, जिनको पिछले 11 साल का तो मुझे मालूम है ये रेगुलराइजेशन नहीं हुई है, और हजारों को ऐसे ही ज़रूरी नहीं है कि हम यहाँ पे बैठ के उनको ये कागज़ दें। अब क्योंकि ये तो पहला ग्रुप था 20 का, इसलिए हमने यहाँ बुला के मैंने रिक्वेस्ट किया
लेटेस्ट जो मेरे पास फिगर है कि ये रजिस्ट्रेशन 55 और 60 हज़ार के बीच में पहुंच गई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा कदम उठाया गया है। ये तस्वीरें एक बार मैं दिखाना चाहूंगा। इन लोगों के चेहरे पर आज खुशी है। कई सालों के बाद ये चेहरों पे जो खुशी देखने को मिल रही है, तमाम ऐसे लोग हैं, 20 ऐसे लोग हैं जिनको आज रजिस्ट्री मिली है। ये लोग दिल्ली की रोहिणी विधानसभा से लोग हैं और कई सालों से ये अपने मकान में रह रहे थे, लेकिन इनके मकान की रजिस्ट्री नहीं हो पा रही थी। लेकिन आज केंद्र सरकार की तरफ से इनको कागजात सौंपे गए हैं रजिस्ट्री के। कुछ लोगों से हम बात करते हैं। ये बताइए कि कितने साल से रह रहे थे और क्या नाम है आपका? मेरा 20 साल से रह रहा हूँ। नरेश कुमार नाम है, राजा विहार से। जी बताइए। राजा विहार से। आज से पहले मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू 0 थी। आज मैं मोदी जी मुझे 50 लाख रुपए देकर के मुझे वो किया है। मुकेश जी बताइए, कितने साल से रह रहे थे आप? 20-22 साल से। 20-22 साल से जी। इससे पहले भी आपने कोशिश किया था कि आपकी मकान की रजिस्ट्री हो जाए, क्या वहाँ से जवाब मिलता था? अरे कुछ नहीं मिलता था, अन्यथा बोल देते थे। हाँ। कितनी दिक्कत होती थी उन कॉलोनियों में रहने में? बहुत दिक्कत होती थी सर, कोई सुविधा नहीं मिलती थी वहाँ पे, बड़ी परेशानी होती थी। हमारे साथ हमारे विधायक जी इन्होंने बहुत संघर्ष करा इसके लिए। और इस संघर्ष का आज नतीजा ये मिला कि आज मोदी जी ने हमारे हाथ में सर्टिफिकेट पकड़ा है सर। और इधर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने दिल्ली की अनियमित कॉलोनियों में रहने वाले 20 लोगों को मालिकाना हक और रजिस्ट्री के कागजात देने पर सवाल उठाए। उन्होंने केंद्र सरकार से पूछा कि 40 लाख लोगों में सिर्फ 20 लोगों को रजिस्ट्री के कागज मिले, बाकी लोगों का क्या होगा? दिल्ली के अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में रहने वाले 40 लाख लोगों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा किया जा रहा है। 20 लोगों को कुछ फर्जी कागज पकड़ाए गए हैं और जिसके नाम पर दावा किया जा रहा है कि हमने अब रजिस्ट्री करना शुरू कर दिया है। मैंने उन कागजों को भी देखा, वो कागज भी ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे घूम रहे हैं। मैंने देखा ये कागज तो बहुत फर्जी है, क्योंकि जिन कॉलोनियों का नियमितीकरण करने की बात की गई थी, उनको कच्ची से पक्की करने की बात प्रधानमंत्री जी ने, बीजेपी के तमाम नेताओं ने रैलियों में भी की, सोशल मीडिया पे भी की, ट्विटर पे की, होर्डिंग्स में की और देश की संसद में बयान दिए कि हम कच्ची कॉलोनियों को पक्की कर रहे हैं। वो कच्ची कॉलोनियों को पक्की करने के अपने पूरे वादे से पीछे हट गए। तो दिल्ली में 20 लोगों को रजिस्ट्री के कागज मिलने पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाए। ट्वीट कर केजरीवाल ने सरकार से पूछा कि पहले आपने कहा कॉलोनियां पक्की करेंगे, अब कह रहे हैं कॉलोनियों को पक्का नहीं करेंगे, तो फिर कच्ची कॉलोनियों में पक्की रजिस्ट्री कैसे हो सकती है? खेतों की जमीन पर घर की रजिस्ट्री कैसे हो सकती है? फर्जी रजिस्ट्री मत कीजिए, वोट के लिए लोगों को मत फंसाइए, कल आप ही इनकी सीलिंग करने लगेंगे। और इधर दिल्ली विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने अपना चुनावी अभियान मेरी दिल्ली मेरा सुझाव शुरू कर दिया है। दिल्ली के लोग क्या चाहते हैं, इसके लिए बीजेपी इस अभियान के तहत उनसे सुझाव लेगी। मेरी दिल्ली मेरा सुझाव के तहत बीजेपी ने दिल्ली में 25 रथों को रवाना किया है। ये रथ दिल्ली के लोगों से सुझाव लेंगे। आज इन रथों को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी, विजय गोयल समेत दिल्ली के कई बीजेपी के नेता मौजूद थे। मेरी दिल्ली मेरा सुझाव रथ को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने हरी झंडी दिखा करके रवाना कर दिया है और ये रथ जो है दिल्ली के 70 विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे, जहां जनता से उनकी राय मांगी जाएगी कि वो दिल्ली के हित में क्या चाहते हैं, आने वाली सरकार क्या करे। इसके लिए 35 रथ जो है वो रवाना किए गए हैं और ये 20 सुझाव पेटिका अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में रखेंगे। इसके साथ ही 40 से ज़्यादा रथ जो है वो चुनाव प्रचार का काम करेंगे। ये वीडियो रथ होगा जो कि अलग अलग इलाकों में दिल्ली में बीजेपी का क्या विजन होगा उसको लेकर के प्रचार करेगी। साथ ही साथ ये भी कोशिश होगी कि आम आदमी पार्टी जो सरकार पिछले 5 साल से चलाई है उस सरकार की नाकामियों या कमियों को गिनाया जाए। तो इन तमाम कोशिशों के साथ दिल्ली का जो चुनाव है अभियान बीजेपी का वो एक तरह से शुरू हो गया है और इसके साथ ये जो रथ हैं वो पूरी तरह से तैयार है। बाहर नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं उनकी तस्वीर लगाकर रथ को रवाना किया जा रहा है, यानी कि फेस यहाँ भी केंद्र सरकार का होगा और उसी फेस पर दिल्ली का चुनाव बीजेपी लड़ेगी। बेंगलुरु में आशा कर्मियों ने नियमित करने और वेतन बढ़ाने की मांग पर प्रदर्शन किया। हजारों की संख्या में आशा कर्मी सड़क पर उतर आई और पैदल मार्च निकाला।
प्रदर्शन के दौरान कई रास्ते बंद हो गए, जिसकी वजह से शहर के कई इलाकों में लंबा जाम लग गया। बेंगलुरु की तस्वीरें दरअसल आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां आशा कर्मियों ने नियमित करने और वेतन बढ़ाने की मांग पर सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। हजारों की संख्या में आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे आशा कर्मी सड़क पर उतरी हैं और वहां पैदल मार्च करती दिखी। प्रदर्शन के दौरान कई रास्ते भी बंद हो गए, जिसकी वजह से शहर के कई इलाकों में लंबा जाम भी लग गया। काफी देर तक हालात ऐसे ही बने रहे बेंगलुरु की सड़कों पर, जब ये आशा कर्मी वहां सड़कों पर उतरकर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही थी।